हेलो क्लास, वेलकम टू एग्जाम मार्क क्लासेस। आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं आखिरी यूनिट, जिसका नाम है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। अब इससे पहले हमने अपने सारे जो 6 यूनिट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुका है। अच्छे से एक एक पॉइंट को अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस सब चीज़ें हमने फिनिश कर लिया है। अब उसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें, अगर किसी और चीज़ों की भी ज़रूरत है तो आपको बताइए। कुछ कोई ऐसा यूनिट है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, या आपको उसका दोबारा वीडियो पड़ेगा, या थोड़ा डिटेल चाहिए, या उसको मैं थोड़ा और कंसाइज करके शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊँ, या उसका छोटा पीपीटी ला के जल्दी 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 एक्सप्लेन कर दूँ आपके एग्ज़ाम के वैसे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 13 जनवरी से आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपने आंसर्स को क्या करिए, पॉइंट वाइज लिखिए, जिससे क्या हो, टीचर्स जो है इजीली ग्रेस्प कर पाए। टीचर्स को पता चल पाए कि आपने अच्छे से उसको पढ़ाया है, अच्छे से वीडियो अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। अगर 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए। अब मैंने कैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स लिखे थे, अब मेरे एक सर थे जो उन्होंने मुझे बताया था 2 नंबर पर पेज। 2 नंबर पर पेज का क्या मतलब हुआ, आप एक क्वेश्चन, अगर आपने 10 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया है, तो 10 नंबर के क्वेश्चंस में आप क्या करिए, 5 पेज तो आपको लिखना है लिखना है। 5 पेज यानी 1 2 3 4, यानी दोनों साइड मिला के एक एक 2 पेज हो गया। 1 2 3 4 5। अब उस 5 पेज में आपको क्या क्या लिखने हैं, पहला क्या लिखना है आपको कि क्वेश्चंस में पूछा क्या है। क्वेश्चंस में एग्जैक्टली क्या पूछा है आपको वही लिखना है, फालतू का रामायण उसमें नहीं भरना है। एग्जैक्टली क्या पूछा है, अगर किसी चीज का फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर ही लिखिए, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल ही लिखिए, आपको सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो डेफिनेशन लिखिए, आपको सब कुछ भरने का जरूरत नहीं है। अब उसमें क्या करिए, अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है तो उसमें आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करिए। सिर्फ दो चीज का यूज करना है, ब्लैक ब्लू पेन या ब्लैक और ब्लू स्केच। अब उसमें क्या करिए, जैसे मेरी एक मैम ने, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे थोड़ा एक क्लाउड फॉर्म में आपको थोड़ा अच्छा डायग्रामेटिक व्यू देना, फ्लो चार्ट बनाना, ये सारी चीजें क्या करिए, ऐड करिए। जिससे क्या होगा, आपका जो एक तो जो ये फ्लो चार्ट वगैरह है वो टाइम कम लेता है, तो क्या होगा, इजीली आप कनेक्ट कर लेंगे। और उससे क्या है, टीचर जो है वो इजीली उसको पढ़ पाता है, वो देख लेगा कि बच्चे को क्या क्या पता है। तो आपको पूरा कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फ्लो चार्ट देख लिया उसने, आपको देख लिया, और थोड़े थोड़े पॉइंट में आपने जो चीजें लिखी हैं उसको देख लिया, आपको फुल नंबर दे देगा। फुल नंबर नहीं देगा तो भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 7.5 नंबर तो देगा ही देगा। तो क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है, थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। टीचर क्या देखता है, प्रेजेंटेशन देखता है। अगर राइटिंग राइटिंग खराब भी है तो क्या करिए, थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू करिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करिए, फ्लो चार्ट बनाइए, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, अपने हेडिंग्स को ब्लैक स्केच से थोड़ा अंडरलाइन करिए, ब्लैक स्केच से थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखिए, अच्छे से उसको प्रेजेंट करिए। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा व्यू व्यू आपका जो आपका टीचर जो है वो नोटिस करेगा कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है, बच्चे के पास नॉलेज है। तो बिना सब कुछ देखे भी आपको अच्छे नंबर दे देंगे, बस बेसिक बेसिक पॉइंट देख लेगा। क्योंकि सेंटेंस में लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा पोथी भरने का जरूरत नहीं है कि पूरा 10 लाइन का एक एक पॉइंट 10 पॉइंट में लिख 10 लाइन में लिख दिए। तो इसे टीचर पढ़ेगा नहीं, आपको उसको पता चल जाएगा कि आपने कहानी भरा हुआ है। तो उसका क्या होगा, आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो क्या पहला पॉइंट क्या है कि पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, चीज़ों को कंसाइज करके नहीं लिखना है। अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज अच्छे से ब्रॉड वे में 2 नंबर पर पेज, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज तो लिखना ही लिखना है। 10 नंबर का है तो 5 पेज लिखना है। अगर लॉन्ग लॉन्ग आंसर है तो क्या करना है, फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डेफिनीशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, जो जो चीज़ पूछा है उसको एग्जैक्टली वही चीज़ लिखना है, सब कुछ नहीं भर देना है। उसके बाद क्या करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें आप 2.5 से 3 पेज लिखिए, और उसमें क्या करिए, अकॉर्डिंग टू आपका जो पूछा है क्वेश्चन एग्जैक्टली वो लिखिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आप कंफ्यूज होंगे कि कॉपी लिखना कैसे है, क्योंकि टाइम कम रहेगा। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मुझे लगता है शायद एक साथ ही 1.5 घंटे में करना रहता है, 32 या 30 ऐसे कुछ मार्क्स का है, 35 ऐसे कुछ करके है। तो उसमें क्या है, आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छे से, और टाइम आपको बचाना भी पड़ेगा। टाइम आप कैसे बचाएंगे, फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना दिया, थोड़ा क्लाउड वाले ट्रीज बना दिए, लिफलेट टाइप का कुछ बना दिया, तो उससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, टीचर को पता भी चल जाएगा कि बच्चे को ये चीज़ें पता है। तो अकॉर्डिंग टू वो लिखना है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना आखिरी चैप्टर, जो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी।
अब क्लिनिकल सोशियोलॉजी होता क्या है, इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है? तो सोशियोलॉजी का सिग्निफिकेंस आप हॉस्पिटल में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो सोशियोलॉजी का यूज क्या है, जैसे मैंने बताया, एक अच्छा रिलेशन बनाना। जैसे आप आगे सेमेस्टर में चल के आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिटी में कौन कौन से डिजीजेज आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो सोसाइटी को कैसे इन्फेक्ट करते हैं। कोई सी जैसे कोविड आया था, क्या आया था, एपिडेमिक, पैंडेमिक आया था, तो क्या हुआ, एक साथ आया और बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया, तो एक कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। तो सोसाइटी में, अगर आप एक सोसाइटी में जा रहे हैं तो आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छा रिलेशन कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक अच्छा आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आप अच्छा कैसे बना रहे हैं, उसको आपको देखना होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है, यानी आप इसको क्लिनिकली इंटरवेन कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं सोसाइटी में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लिनिकल सोसाइटी क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी विच डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज, यानी जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, जिसके प्रिंसिपल्स हैं और भी चीज़ें हैं, नॉलेज है, एनालिसिस है, एक इंडिविजुअल के, एक ग्रुप के, एक कम्युनिटी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के, विथ अ पर्पज टू रिड्यूस डिस्ट्रेस, किसी प्रकार के डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना, मैनेज करना कन्फ्लिक्ट को, आपसी मतभेद को, असिस्ट करना एक मीनिंगफुल और एक इफेक्टिव फंक्शनिंग को अचीव करना, एक इंडिविजुअल का और एक सोसाइटी का। अब मान लीजिए आप एक नर्स हैं, आप एज अ नर्स एक कम्युनिटी में गए, एक सोसाइटी में गए, उस सोसाइटी में क्या है, आपसी कन्फ्लिक्ट है या किसी प्रकार का डिस्ट्रेस है, तो उस डिस्ट्रेस को क्या करेंगे, आप असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कैसे करेंगे, आप पहचानेंगे कि किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, किस प्रकार का डिस्ट्रेस है। अब उस डिस्ट्रेस को पहचानने के बाद आप क्या करेंगे, उस डिस्ट्रेस को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू इंटरवेन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, अपने क्लिनिकल स्किल को, अपने सोशियोलॉजिकल स्किल को, सोशियोलॉजिकल नॉलेज को। अब उस सोशियोलॉजिकल नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करके क्या करेंगे, उस कन्फ्लिक्ट को आप किस में चेंज करेंगे, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में। उस कन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस डिस्ट्रेस को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यही एक काम होता है एक नर्स का इन अ सोसाइटी, और यही एक क्लिनिकल, ये जो सोशियोलॉजी है, यही उसका एक क्लिनिकल फैक्टर होता है, क्लिनिकल यूज होता है इन नर्सिंग। अब डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है इज एप्लीकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रिटिकली अप्लाइड प्रैक्टिसेस, क्रिटिकली अप्लाइड प्रैक्टिसेस हैं विच अटेम्प्ट सोशियोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी सोसाइटी में किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, एक पीसफुल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, जो सोसाइटी का एम है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, वो सोसाइटी उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करता है, डायग्नोस करता है। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या करता है, उस अटेम्प्ट करता है सोशियोलॉजिकल डायग्नोसिस को पहचानने में और उसके ट्रीटमेंट में ऑफ मेंबर एंड इट्स ग्रुप। इसको किसने दिया था, ग्लासनर और फ्रीडमैन ने इन 1979। दूसरा डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व इंटीमेट, शार्पली रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन linked with effort to diagnose problem and suggest strategies for coping with these problems। जैसे मैंने बताया सोसाइटी में किस प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको आप असेसमेंट किया, आपने उसको आपने डायग्नोस किया, पहले असेसमेंट किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डायग्नोस किया कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस के बाद आपने क्या किया, जैसे आप एनसीपी बनाते हैं, असेसमेंट किया आपने, सब्जेक्टिव डेटा लिया, ऑब्जेक्टिव डेटा लिया, उसके बाद क्या किया आपने, एक डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस में क्या हुआ, आपने देखा कि दिक्कत क्या है, उसके बाद आपने क्या किया, एक गोल बनाया, गोल में क्या किया आपने, उस समस्या को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक गोल बना लिया। मान लीजिए कोई कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट, ये आपका डायग्नोसिस, ये आपका गोल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग में आपने क्या किया कि आप सेट ऑफ नॉर्म, सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा। उसके बाद आपने क्या किया, उस प्लानिंग को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट कहाँ किया, जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिन लोगों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां पे आपने इंप्लीमेंट किया।
उसके बाद आपने इवेलुएट किया कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है जो चीज़ें, उसके वजह से सोसाइटी में जो जो कन्फ्लिक्ट था उसमें किसी प्रकार का रिडक्शन, क्या वो कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है या ख़त्म हो गया है, किसी प्रकार का चेंज आया है या नहीं, उसको आपने क्या किया, इवेलुएट किया। तो ये चीज़, इस डेफिनेशन को किसने दिया था, ली ने, ली इन 1979। अब सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज क्या है फॉर डेवलपिंग सर्विसेज फॉर द अब्यूज, यानी जो लोग अब्यूज हुए रहते हैं या जो लोग फिजिकली मेंटली टॉर्चर हुए रहते हैं, इनके लिए इस क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज डेवलप हुई हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब्यूज जो होते हैं, अब्यूज क्या होता है। अब्यूज जो है, इट इज अ डिफाइंड एनी एक्शन दैट इंटेंशनली हार्म्स or injures another person. It is a form of behavior or an act that is intentional of imposing an authority over intimidate, force, hurt or another person. अब अब्यूज, अगर कोई आदमी या कोई औरत या कोई भी एक इंडिविजुअल किसी एक अगले इंडिविजुअल को इंटेंशनली जानबूझकर किसी प्रकार का फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म उसको पहुंचा रहा है, किसी प्रकार का क्षति पहुंचा रहा है, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है जानबूझकर, इंटेंशनली, वर्ड यहाँ पे बहुत मैटर करता है, इंटेंशनली हार्म पहुंचा रहा है, तो क्या हो गया, अब्यूज हो गया। अब इट कैन बी अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन एनी रिलेशनशिप वेयर द एंटिसिपेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रस्ट विच कैन कॉज हार्म, डिस्ट्रेस और वल्नरेबल पर्सन। अब इसके ये क्या हो गया है, लैक भी हो सकता है ऐसे प्रॉपर इम्प्रॉपर एक्टिविटीज की वजह से, जो होता है एक अच्छे रिलेशनशिप जो फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं तो उसमें भी होता है। लेकिन अगर इंटेंशनली वो एज रिलेशनशिप में कोई एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, अब्यूज हो गया। अब हमने देखा अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। आप किसी, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जो है वो अब्यूज हुआ है, तो आप एज अ नर्स एक सोसाइटी में जा रहे हैं, वहां पे आप उसको कैसे हेल्प करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस अब्यूज्ड पर्सन को, उसके इंटरनल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या जो भी जिस प्रकार के नुकसान उसको पहुंचा है, जिसकी वजह से एक फिजिकल डिस्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस जो उस इंडिविजुअल के ऊपर हुआ है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो कम्युनिटी अवेयरनेस, पहला क्या है, कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम। कम्युनिटी में क्या करना, अवेयरनेस फैलाना, हेल्थ एजुकेशन देना कि अब्यूज क्या होता है, कैसे किस किस प्रकार के अब्यूज होते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कॉमन है अब्यूज होने के, ये सब क्या करना, कम्युनिटी में अवेयरनेस देना, एजुकेशन प्रोग्राम चलाना, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग जो है वो जान पाएंगे कि अब्यूज होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चों के साथ अब्यूज होता है या बहुत बूढ़े जो लोग ऐसे रहते हैं जो लोग बता नहीं पाते हैं, छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है कि उनके साथ अब्यूज हो रहा है या अब्यूज हो चुका है। तो क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है, नॉलेज प्रोग्राम्स जो है उनको रन कराने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, बच्चे, बुजुर्ग, पेरेंट्स अवेयर होंगे कि अब्यूज होता क्या है, और अब्यूज हो गया किसी के साथ तो उसके साथ कैसे डील करना है, कहाँ पे कंप्लेन करना है, ये सारी चीजें क्या करना, अवेयरनेस करना, एजुकेशन पहुंचाना। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ करना सोशल सपोर्ट नेटवर्क को। यानी सोशल सपोर्ट नेटवर्क क्या हुआ, एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन पाए, ताकि जो लोग जिसके साथ अब्यूज हो रहा है वो अपना बात किसी दूसरे के साथ ट्रस्ट करके बता सके। तो जो अगला इंडिविजुअल है जिसको जिसको वो ट्रस्ट करके बता रहा है, कि उन दोनों में इतना अच्छा रिलेशनशिप रहे कि वो अगला उसकी हेल्प करे, ना कि उसको और डिस्ट्रेस करे या वो भी उसको अब्यूज करे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ करना सोशल सपोर्ट नेटवर्क को, सोसाइटी में रिलेशनशिप को अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग करना। एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। अब वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, बच्चे, बूढ़े, ये सारे क्या होते हैं, औरतें, ये सारे क्या हैं, वल्नरेबल ग्रुप है। अब इनको क्या करना है, एम्पावर करना है। एम्पावर आप कैसे करेंगे, थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस, थ्रू प्रोग्राम्स, और भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में उनको ऐड करके, उनको अपनी सेफ्टी के बारे में, सेल्फ डिफेंस सिखा के, ये सारी चीजें क्या करके आप क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग सर्विस। अब लोगों को, कम्युनिटी में जितने लोग आते हैं उनको पार्टिसिपेट कराना ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे अवेयरनेस में। उससे क्या होगा, जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट होगा, नॉलेज गेन करेगा अबाउट अब्यूज, उनको हेल्प करेगा अब्यूज लोगों को। इससे क्या होगा, एक एम्पावरिंग और एक स्ट्रेंथनिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनेगा। उसके बाद क्या है, कोलैबोरेशन विद एनजीओज एंड सोशल एजेंसी।
अब एनजीओ से जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सपोर्ट एजेंसीज होते हैं, उनके थ्रू क्या करना, कोलैबोरेट करना, जो कि हेल्प करते हैं अब्यूज लोगों को। अब जैसे हमारा भी एक ट्रस्ट है जिसका नाम है अपलिफ्ट ट्रस्ट, अपलिफ्ट ट्रस्ट। मैं भी इस ट्रस्ट का एक मेंबर हूं। तो इस ट्रस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप यानी जो बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अवेयर हो सके कि चाइल्ड अब्यूज होता क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अगर किसी के साथ अब्यूज़ हो रहा है, किसी दोस्त के साथ उसके हो रहा है, किसी बच्चे के फैमिली मेम्बर या उसको अब्यूज़ कर रहा है, या कोई रिलेटिव अब्यूज़ कर रहा है, या कोई सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल अब्यूज़ कर रहा है, तो पहचानना कैसे है कि अब्यूज़ किस हुआ है उसके साथ, किस किस प्रकार के अब्यूज़ होते हैं। तो हमारा ये ट्रस्ट क्या करता है, उसके उसके प्रति काम करता है, अब्यूज़ को पहचानना, बच्चों में अवेयरनेस फैलाना। तो ये क्या करता है, बच्चों में नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि अब्यूज हो रहा है तो पहचाने कैसे, अगर पहचान लिए हैं तो किसी अगले को बताएं कैसे, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं ये लोग, जैसे औरतें, बुजुर्ग, बच्चे। अब क्या करना है, कोलैबोरेट करना है ऐसे एनजीओ से, यानी जैसे हमारा ट्रस्ट है, हमसे कोई सोसाइटी कोलैबोरेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सोसाइटी में जाएंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि अब्यूज क्या होता है, किस प्रकार के अब्यूज होते हैं, अब्यूज किसी के साथ हो रहा है तो करना क्या है, किससे सहायता लेना है, ऐसे कैसे हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे फ़ोन करना है, महिला हेल्पलाइन नंबर, बच्चों का हेल्पलाइन नंबर होता है, तो इस पे क्या करना है, फ़ोन करना है, उनसे लोगों से मदद लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं एनजीओज, और भी जो सोशल एजेंसीज होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी इंटरवेंशन, अब इसमें भी जो दूसरे के कल्चर, जैसे बहुत सारे कल्चरल शॉक आपको सुनने को मिलते होंगे, तो ये क्या कर, अलग अलग कल्चर के लोगों की जो धारणा होती है उसको रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना और उनको साथ लेके चलना, उसके बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये क्या हो गया, रिस्पेक्ट करना कल्चरल सेंसिटिविटीज को। अब एडवोकेसी फॉर लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे मैंने बताया कि आप कैसे लीगली किसी के साथ अब्यूज अगर हो रहा है तो लीगली उसके थ्रू कैसे, लीगली आप कैसे उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं, आप कहाँ पे जाएंगे, किससे बात करेंगे, कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराना लोगों को, बुजुर्ग को, जिसके थ्रू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, लोगों को पता चले। तो लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स हो गया। ट्रेनिंग करना सोशल एंड हेल्थ वर्कर को, हेल्थ वर्कर का, सोशल वर्कर्स का ट्रेनिंग कराना, जिसके थ्रू क्या होगे, वो भी अच्छे से इंटरवेन कर सकेंगे और अब्यूज लोगों का क्या करेंगे, हेल्प कर सकेंगे, जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं। उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिश करना क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर को। क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर यानी जहाँ पे जिसके साथ अब्यूज़ हुआ है ऐसे सेंटर्स बनाना जो कि बहुत दूर ना हो, पास हो, हॉस्पिटल के पास बहुत ज़्यादा दूर ना इंडिविजुअल को जाना पड़े, मदद के लिए, नॉलेज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। प्रोमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, सोशल रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स रन कराना, डेवलपमेंट कराना, कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज का डेवलपमेंट कराना, यूज करना मीडिया का, सोशल मीडिया जो उसका यूज करना, क्या करने में, अवेयरनेस को स्प्रेड करने में, एटीट्यूड चेंज में, कि कैसे बहुत सारे आप देखेंगे प्रोग्राम जहाँ पे अगर बहुत सारे हम लोग को रेप केसेस सुनने को मिलते हैं, तो उसमें कमेंट में अगर आप जाके देखेंगे तो लोग बोलेंगे छोटे कपड़े पहनेंगे तो रेप तो होगा ही। तो ये सारी चीजें क्या है, एक मेंटेलिटी बन गई है लोगों की, तो छोटे कपड़े पहन रही है तो रेप होगा, या ऐसे बाहर रात में घूम रही है तो उसके साथ रेप होगा। तो ये सारी क्या है, एक अवधारणा बन गई है लोगों की, एक वो दिमाग में घुस गया है कि, और उन लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करना किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एटीट्यूड को चेंज करना, ये क्या हो गया, एक इसका फैक्टर हो गया। स्ट्रेंथ करना फैमिली को, पीयर सपोर्ट सिस्टम को, फैमिली जो रिलेशनशिप होता है एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, जिसमें एक दूसरे के साथ लोग ट्रस्ट कर सकें, एक दूसरे की बातें शेयर कर सकें, ये भी स्ट्रेंथन करना। रिसर्च करना, डेटा कलेक्शन और एविडेंस बेस्ड, रिसर्च की एविडेंस बेस्ड कलेक्शन, ये सब डेटा कलेक्शन क्यों करना, कि अब्यूज कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, अब्यूज क्यों ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे रीजन ऐसा क्या है कि अब्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना। अब इस डेटा कलेक्शन से क्या होगा कि एग्जैक्ट कॉज पता चलेगा कि वहाँ पे अब्यूज क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जहाँ पे अब्यूज हो रहा है, किस टाइम पे अब्यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, रिसर्च करना, और उसके बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लेना।
ताकि वहाँ पे अब्यूज़ का रेट जो है वो कम हो सके या बिल्कुल नलीफाई हो सके। अब क्राइसिस इंटरवेंशन में ऐसे मान लीजिए कोई किसी के क्लोज वन का डेथ हो गया तो क्या हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन, इसको क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलॉजी, देयर आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन क्राइसिस इंटरवेंशन एंड क्लिनिकल सोशियोलॉजी। जैसे क्लिनिकल सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं वही क्राइसिस इंटरवेंशन में भी मेनली काम आते हैं। तो आपके पास अगर क्लिनिकल सोशियोलॉजी के क्लिनिकल नॉलेज है तो आप क्राइसिस इंटरवेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? प्रोग्राम्स, रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें के थ्रू। अब एज बोथ आर इंटेंशनली फोकस ऑन चेंज एंड एप्लीकेबल एट द इंडिविजुअल लेवल, दोनों एक तरह से काम करते हैं जैसे मैंने बताया। अब एज फ्रिड्स ने 1985 में बताया था कि जो अप्रोचेस जो हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी के और क्लिनिकल क्राइसिस इंटरवेंशन के, वो डिफाइंड हुए हैं एक्सप्लिसिट इंटरवेंशन फॉर पॉजिटिव चेंज। मतलब आप क्राइसिस इंटरवेंशन भी क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज के लिए ही कर रहे हैं, और क्लिनिकल सोशियोलॉजी भी आप यूज कर रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव चेंज के लिए ही कर रहे हैं फॉर अ इंडिविजुअल। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये बताया गया है कि क्राइसिस सोशियोलॉजी का, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का यूज करके आप क्राइसिस इंटरवेंशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की। अब क्राइसिस इंटरवेंशन में आप कैसे हेल्प करेंगे? पहला क्या है, असेसमेंट, पता करना कि दिक्कत क्या है। पहले आप ये तो पता करिए कि आपके पास नॉलेज है पर आपको यही नहीं पता है कि दिक्कत किस वजह से हो रहा है। आप ऐसे ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है या प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे हेल्प करेंगे किसी की? तो पहला चीज क्या है, एसेस करना कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइसिस, समझना है कि मेनली क्या फैक्टर है जिस वजह से, या कौन सा फैक्टर जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, कि फिजिकल एस्पेक्ट है, मेंटल है, सोशल है, कौन सा एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल है जो क्राइसिस कॉज कर रहा है। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करना यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। काउंसलिंग करना, मेडिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिटेशन, काउंसलिंग कराना, मेडिटेशन में हेल्प कराना, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन में। क्योंकि क्राइसिस इंटरवेंशन में क्या होता है, मेंटली लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ या स्पिरिचुअल या सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो उसमें काउंसलिंग कराना, मेडिटेशन के लिए कहना, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग करना। अब इसमें भी आता है इमीडिएट सेफ्टी, यानी कोई किसी चीज़ से परेशान है क्राइसिस की वजह से, तो उसको इमीडिएट ऐसा कुछ प्रोवाइड करना है जिससे थोड़ा वो इमीडिएट थोड़ा अच्छा फील करे। तो ये क्या हो गया, इमीडिएट सेफ्टी। दूसरा क्या हो गया, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। और उसके बाद क्या हो गया, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, यानी लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे अपने हेल्थ को सुधार सके और फिर अपने नॉर्मल जो लिविंग है, जो अपना काम करता है, सोसाइटी को प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें अपना कर सके, सोशल जो आइसोलेशन है उसको रिड्यूस कर सके। उसके बाद क्या है, एम्पावरमेंट अप्रोच, यानी कोपिंग मैकेनिज्म को, यानी आप क्लिनिकल सोशियोलॉजी आप सिर्फ यही नहीं करिए कि आप ही उसको इंडिविजुअल को हेल्प करें, आप उस इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाइए कि वो खुद की हेल्प कर सके। कैसे? अगर कोई क्राइसिस आ रहा है तो उससे वो खुद डील कर सके, इतना कोपिंग मैकेनिज्म उसके अंदर हो। तो क्या करना, कोपिंग मैकेनिज्म बिल्ड करना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग अडेप्टेशन कराना, कि कोई इंडिविजुअल जो है वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सके, खुद ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, जिससे क्या हो, वो किसी भी प्रॉब्लम को खुद ही फेस कर सके। अब उसके बाद क्या है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यानी एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी चीज़ें क्या है, एनजीओज की मदद से किसी को क्राइसिस इंटरवेंशन में हेल्प करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, यानी 5-6 लोग होते हैं जो कि सारे जो है क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, एक दूसरे के लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे की स्टोरीज को बताते हैं, एक दूसरे की मदद से क्या करते हैं, उस जो पेन है, वो जो क्राइसिस है, उससे ओवरकम करते हैं। सोशल पॉलिसी एडवोकेसी, यानी रूल्स जो रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, ये उसके बारे में बताना। ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराना, रिसर्च करना, इवेलुएशन करना, डेटा कलेक्शन करना, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़। तो ये हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 7 खत्म होता है। यहाँ पे हमारे सोशियोलॉजी के सारे यूनिट्स खत्म होते हैं। हमने सारे यूनिट्स को अच्छे से ख़त्म किया है। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी होंगी सोशियोलॉजी में, अगर कुछ रह गया है मेरे से, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करिएगा।
आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चाहिए, चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सके, जो आप जिसको आप जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके डायरेक्ट एग्जाम दे सकें। अगर टाइम अगर आपके पास कम हो तो आप अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो तो मैं वो भी ला दूंगा, या एक ओवरऑल वीडियो ला दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिसको आप लोग चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, तो ईजिली आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 7, लास्ट यूनिट जो सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 7 वो खत्म होता है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे एग्जाम मार्क जो हमारा एग्जाम मार्क ऐप है, एग्जाम मार्क ऐप, उसको डाउनलोड करिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसमें जो आपको जितने भी पीपीटीज़ हैं और भी सब्जेक्ट्स के सोशियोलॉजी के, आपको सारे पीपीटीज़ फ्री में मिलेंगे, सारे पीडीएफ्स फ्री में मिलेंगे। तो आप वहाँ से अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट पीपीटी डाउनलोड करके फटाक रीडिंग लगा लीजिए। उससे भी क्या होगा, आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा, या आप वहीं से पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इजीली आप खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन वाला सीरीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।